मैं जानता हूँ कल बहुत ज़्यादा एक मुश्किल दिन था पाकिस्तान के लिए। बट द थिंग इज़ कि बीच में बहुत सी अच्छी खबरें भी आई हैं, बहुत से पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आए हैं फ़ाइनल के ऊपर। कुछ लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी दिए और मैं उन नेगेटिव कमेंट्स को इसलिए एड्रेस करूँगा जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं। इंस्टाग्राम पे लोगों को, चाहे पीएफएफ का इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या ऑन द माइक का चैनल हो, उसके ऊपर डिफरेंट जगहों पे ऐसे कमेंट्स मैंने देखे हैं कल। और डिफरेंट जगहों पे इस तरह का एक फ़ीडबैक आया कि जी 3-0 इज़ नॉट अ फाइट, हमारे प्लेयर्स अच्छा नहीं खेले, हमारे प्लेयर्स बहुत बुरे मतलब खेलते हैं, इनको फुटबॉल नहीं खेलनी आती। ये जो आपका एक स्टेटमेंट है ना कि 3-0 इज़ नॉट अ फाइट, मैं इससे एग्री नहीं करता। आप फुटबॉल के अंदर 3-0 हार के भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो और उसके लिए आपको पूरा मैच देखना पड़ता है। अगर आप सिर्फ हाइलाइट्स देख के ये बात करोगे कि यार 3-0 हो गया, स्कोर लाइन देख के, स्कोर लाइन की बेसिस पे आप परफॉर्मेंस को जज करोगे और आप आगे से ये बात करोगे कि यार ये बकवास है, कि आप कहोगे कि यार ये फ़ाइट नहीं थी, इसमें तो कोई इन्होंने कोशिश भी नहीं की जीतने की, इन्होंने तो कोशिश भी नहीं की। पहले तो मैं अपने तमाम जो हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं, मोस्टली मैंने पाकिस्तानी कमेंट्स इस तरह देखे हैं कि वो कहते हैं कि जी फ़ाइट नहीं है। पहली बात तो ये कि आपको पता है कि ये जो लड़के हैं ये इनका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था अंडर-19 का। क्या आपको इस चीज़ का आइडिया है कि 5 साल में डिफरेंट शहरों से ये जो लड़के हैं ये लोग डिफरेंट शहरों से आए हैं। 5 साल में इनका कुछ अता पता नहीं था ये किधर थे, कोई पता नहीं था। कोई पोपो में खेल रहा था सब स्टैंडर्ड लीग के अंदर, कोई कहीं खेल रहा है कराची यूनाइटेड में सब स्टैंडर्ड लीग के अंदर। लीग स्ट्रक्चर जब आपको पता है कि आपकी फ़ुटबॉल का यहाँ पे नहीं है और आपको पता है कि आपकी सिर्फ 2 अकेडमीज़ हैं या 3 अकेडमीज़ हैं, मुस्लिम हैंड्स एफसी को भी मैं मिला लेता हूँ, ये बेचारे कुछ कोशिश करते हैं। 5 साल में एक प्रॉपर कम्पटिटिव टूर्नामेंट खेला है इन लड़कों ने, वो है नॉर्वे कप, एक टोटल। और वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है, मतलब वो उसमें कोई पाकिस्तान को नहीं रिप्रेजेंट करे, वो मुस्लिम हैंड्स एफसी ने उसको भेजा था असेंबल करके। मुस्लिम हैंड्स एफसी ने इसको किया था सारा कुछ और मैदान ने हेल्प की थी स्पॉन्सर करने में। तो 5 साल में यहाँ पे कोई एक्टिविटी प्रॉपर हो ही नहीं रही थी फ़ुटबॉल की। पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला इन्होंने, जबकि इंडिया के जो लड़के थे आपको पता होना चाहिए कि AFC अंडर-17 एशियन कप खेल के आ रहे थे। उनका कैप्टन भी मेरे ख्याल से खेला हुआ है और उनका एक और प्लेयर भी है, रिकी उसका नाम है, वो भी खेला हुआ है। तो काफ़ी प्लेयर्स उनके AFC अंडर-17 एशियन कप में एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के साथ आ रहे थे। आपके लड़कों के पास ना कोई एक्सपीरियंस था ना एक्सपोजर था, और टेक्निकली तो हम वैसे ही अच्छे नहीं हैं क्योंकि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई अकेडमीज़ ही प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जिसको प्रोफेशनल अकेडमी कहते हैं, वो नहीं है इधर। दूसरा, इंडिया की गवर्नमेंट पता है कितना देती है आपको फ़ुटबॉल के लिए, जो आप कह रहे हो कि जी ये फ़ाइट नहीं है। 135 करोड़ फुटबॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है आज के ज़माने में इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया ने अपने इसका जो ये राइट है ना, इस राइट को हासिल किया है, इसको अचीव किया है अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कभी एक धेला भी नहीं दिया इस फुटबॉल टीम के लिए या इस फुटबॉल फेडरेशन के लिए। जो भी ये चल रही है फुटबॉल फेडरेशन, ये फीफा फंडिंग पे चल रही है, जो कि मई से बंद है फीफा फंडिंग। ये मैं बता बता के थक चुका हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई नेपाल के लोग जो हैं वो कमेंट करें कि तुमने फाइट नहीं दी, या बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं या इंडिया के लोग कह रहे हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो अपने मुल्क के बच्चों के बारे में। अगर तुम ही उठ के तनकीद बराए तनकीद करोगे और तुम ये कहोगे कि भाई ये बच्चे तो फेलियर हैं, ये तो कोचिंग स्टाफ फेलियर है, इसने तो कुछ अचीव ही नहीं किया। आपके जो बच्चे हैं ना बलूचिस्तान के अंदर पत्थरों के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, चमन के इलाकों में पत्थरों के मैदानों में वो ट्रेनिंग करते हैं। सादुल्ला खुद बोल चुका है मुझे, वो खुद पत्थरों के मैदानों में ट्रेनिंग करता है। इंडिया के बच्चे पत्थरों के मैदानों में ट्रेनिंग नहीं करते। इंडिया के बच्चों को वेजेस का प्रॉब्लम नहीं होता कि भाई हमें हमारे पैसे कब मिलेंगे, 2-3 महीने बाद मिलेंगे या 6 महीने बाद मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे, फेडरेशन पैसे पता नहीं कब देगी। इस तरह के मसले नहीं है। तो आप ये जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, पहले तो कॉन्टेक्स्ट के साथ बात किया करें और दूसरा रिसर्च करके ज़रा आया करें और मैच पूरा देखा करें। 10 मिनट की हाइलाइट्स देख के इस चीज़ को अखज़ ना किया करें कि भाई रियलिटी ये है कि हम 3-0 हार गए एंड इट वाज नॉट अ फाइट। 80 मिनट तक लड़के फाइट करते रहे, अपनी जान, अपना ब्लड, अपना स्वेट देते रहे हैं उस मैदान के अंदर जो काठमांडू नेपाल में कल हमने खेला है। लेकिन आपने क्योंकि पूरा मैच नहीं देखा होगा तो आप कहेंगे जी नहीं हम तो फाइट ही नहीं की हमने। फिज़िकली हम उनको मैच कर रहे थे, पेस वाइज, स्पीड वाइज हम उनको मैच कर रहे थे, टेक्निकलिटी के ऊपर हम मार खा रहे थे। क्यों?
क्योंकि आपके सिस्टम ने आज तक टेक्निकलिटी के ऊपर कभी काम ही नहीं किया पाकिस्तानी फ़ुटबॉलर्स की। और हमारी अकेडमीज़ इस काबिल नहीं हैं पाकिस्तान की कि अंडर 19 के बाद इनको, लड़कों को, बच्चों को डेवलप कर सकें। आपको ये बात कब समझ आएगी? ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि अंडर 19 के बाद कोई भी टैलेंट, वर्ल्ड क्लास टैलेंट डेवलप कर सके। ये मुल्क नहीं है ये इस काबिल। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतना बेहतर है। नहीं समझोगे तो फिर वही है कि आप जो हो इग्नोरेंस के अंदर जीते रहोगे सारी ज़िंदगी। और ये एक इग्नोरेंट कमेंट है, ये एक जाहिलाना कमेंट है कि 3-0 इज़ नॉट अ फाइट, स्पेशली अगर ये पाकिस्तानी कर रहा है। यू शुड नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्लेयर्स। यू शुड नो कि कितने मुश्किल हालात से ये लोग यहाँ तक फ़ाइनल तक पहुँचे हैं। और फ़ाइनल तक पहुँचना हमारे लिए एक मिरेकल था। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि ये फ़ाइनल तक पहुँचे हैं, ये एक मौजज़ा था। ये फ़ाइनल तक पहुँचे हैं, ये हमारे लिए चैम्पियंस हैं। इस मुल्क को अपने एथलीट्स की इज्जत करना पहले सीखनी होगी, जो कि इसको करनी आती नहीं है। आई होप कि जो पोपो एफसी है, जैसे उसने अंडर 16 के बच्चों को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए एक दावत दी थी और ग्रैंड होटल में एक इवेंट हुआ था, उस तरह अंडर 19 के जो हीरोज़ हैं पोपो एफसी के, वो भी जब वापस आएँ उनको भी एक ग्रैंड वेलकम दिया जाए। ग्रैंड वेलकम होना चाहिए इनका, क्योंकि ये हमारे हीरोज़ हैं। कराची यूनाइटेड के बच्चों का एक ग्रैंड वेलकम होना चाहिए। जो मुस्लिम्स हैं, हैंड्स एफसी के बच्चे हैं, उनका भी ग्रैंड वेलकम होना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने जो किया है ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। इवन दो हमें पता था कि हम टेक्निकलिटी के हवाले से भूटान से पीछे हैं, नेपाल से पीछे हैं और बांग्लादेश से पीछे हैं। तो काइंडली, स्पेशली अगर आप एक पाकिस्तानी हैं, तो इस कमेंट से ज़रा गुरेज करें कि भाई 3-0 इज़ नॉट अ फाइट। आई एम सॉरी, इट इज़ अ फाइट बिकॉज यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट। अब मैं बात करना चाहता हूँ जो हमारे जो मैनेजर हैं जो आए हैं, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन। 73 गेम्स इंडिया के लिए वो मैनेज कर चुके हैं इंडिया के साथ। नेपाल के लिए उन्होंने मैनेजमेंट की है 1999 से लेकर 2001 तक। उन्होंने प्रॉपर वो नेपाल की मैनेजमेंट करते रहे 2 साल। बोनमथ में इन्होंने काम किया एज अ स्काउटिंग, जो टीम थी उसके अंदर ये रह चुके हैं, टेक्निकल कमेटी के अंदर रह चुके हैं, परफॉर्मेंस एनालिस्ट भी रह चुके हैं। ऑपोजिशन की जो परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होता है वो भी काम किया हुआ है। AFC बोनमथ इस वक्त प्रीमियर लीग में खेल रही है, हमें पता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में। मिलवॉल के लिए ये काम कर चुके हैं बिहाइंड द सीन्स टेक्निकल कमेटी में। तो इनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है और इंडिया के लिए 73 गेम्स मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। नाउ दे आर अ पावर हाउस, वी ऑल नो दिस, इन साउथ एशिया। और बहुत जल्द अगले 10 साल में एशिया के अंदर भी वो एक पावर हाउस बन सकती है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 173 या 174 कुछ रैंकिंग थी इंडिया की, और ये बंदा 3 साल के अंदर 2015 से 2018 के अंदर ये 97 तक लेके आ गया था ये बंदा, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन। आपको इस बंदे को टाइम देना पड़ेगा, पहली बात ये है। ये नहीं हो सकता कि आप कैम्बोडिया के खिलाफ 2 मैचेस करवाएं और अगर हम हार जाएं तो आप इसको सैक कर दें, ये नहीं हो सकता। ये एक स्टुपिडिटी होगी और बेवकूफ़ी होगी अगर आप इसको सैक करते हैं कैम्बोडिया के बाद, क्योंकि इस बंदे के अंदर वर्ल्ड क्लास एबिलिटीज़ है और ये एशिया के अंदर एक लेजेंड माना जाता है। मैं जानता हूँ बोरिंग फुटबॉल खेलता है, मैं जानता हूँ थकी हुई फुटबॉल खेलता है, मुझे पता है लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेलता है। इसकी फ़ुटबॉल को डिस्क्राइब आप ऐसे कर सकते हैं कि इट्स लाइक वॉचिंग अ पेंट ड्राई ऑन अ वॉल। एक दीवार के ऊपर ना तुम पेंट को सूखता हुआ देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की फ़ुटबॉल है। अब मैं तुम्हें टेक्निकली समझाता हूँ कि क्या है। 4-4-2 ये खेलेगा, इसकी प्रेफर्ड फॉर्मेशन है स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की। ये एक इंग्लिश मैनेजर है। 4-4-2 में ये बिल्कुल लो ब्लॉक में खेलेगा, बिल्कुल बॉक्स के पास लो ब्लॉक, वर्टिकल कंपैक्टनेस, हॉरिजॉन्टल कंपैक्टनेस, वाइड स्पेसेस को कवर करो, जोन 14 को कवर करो। ये इसका मंत्रा है और इसका मंत्रा है 2 लफ्ज़, टैक्टिकल भड़वागिरी। 3 लफ्ज़ बनते हैं। क्या? टैक्टिकल भड़वागिरी। ये टैक्टिकल भड़वागिरी का मास्टर है। और दूसरा ये है कि ये चैंपियन है लॉन्ग बॉल फुटबॉल का। आप ईस्ट बंगाल के, लास्ट ईयर ईस्ट बंगाल का ये मैनेजर था ISL में, वो सारे मैचेस निकाल के देख लो, आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो निकाल के देख लो। हवाई फुटबॉल खेलता है ये, फैसलाबादी फुटबॉल खेलता है। फैसलाबाद में भी हवाई फुटबॉल खेली जाती है, लॉन्ग बॉल फुटबॉल, डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले। इसका एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, सेट पीस पे गोल मारना है, गोल ठोकना है। सेट पीस पे डिलीवरी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, ये स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन बोलता है। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन अपने विंगर्स को यूज़ करता है, जैसे यहाँ पे ओटिस खान होगा और शाइक दोस्त होगा। अब्दुल समद अरशद मुझे नहीं पता कि वो आता है कि नहीं, क्योंकि वो डायस्पोरा प्लेयर है, उसके पासपोर्ट के बहुत मसले हैं, आता है या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन शाइक दोस्त आपके पास एक ऐसा राइट विंगर है। फिर आपके पास वलीद खान है, इनको ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा। इसकी पूरी गेम वाइड स्पेसेस पे डिपेंडेंट होगी और ये वाइड स्पेसेस होते हैं, ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ।
इन वाइड स्पेसेस की लाइन के अंदर इसकी पूरी गेम डिपेंडेंट होगी और ये वहाँ से क्रॉस मारेगा। आपके स्ट्राइकर को एजिलिटी वाला होना चाहिए जो आपका स्ट्राइकर है अंडर स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन। आपके स्ट्राइकर का पेस स्लो नहीं होना चाहिए। आपके स्ट्राइकर को डायगोनल रन्स बनाने आने चाहिए, भड़वे की तरह उसको भागना आना चाहिए आपके स्ट्राइकर को, ताकि वो जब क्रॉस आए तो उस क्रॉस को वो मीट कर सके। उस क्रॉस के लिए वो तैयार रहे 6 यार्ड बॉक्स में और वो घुसा रहे बॉक्स के अंदर। पेनिट्रेशन होनी चाहिए बॉक्स में बाय द स्ट्राइकर। दैट्स व्हाट स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन वांट्स। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ये नहीं कहता कि तुम्हारा जो स्ट्राइकर है वो पीछे आके फॉल्स लाइन में डीप ड्रॉप करे। उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना डीप ड्रॉप करते हो, उसको फ़र्क ये पड़ता है कि तुम बॉक्स में अराइव कर रहे हो कि नहीं, उसको ये चाहिए। तो 4-4-2 में वो डबल पिवट के साथ जाएगा। इट मीन्स कि वो हो सकता है शायक दोस्त, क्योंकि उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है और उसके पास पेस है, तो वो राइट विंग पे हो सकता है अगेंस्ट कैम्बोडिया, और ओटिस खान होगा राइट विंग पे। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि एक सेकंड स्ट्राइकर के तौर पे हारून हामिद को खिलाया जाएगा विद फरीदुल्ला, क्योंकि मुझे नहीं लगता हसन बशीर आएगा या इमरान कियानी आएगा या जो आपका ये हारिस ज़ेब है, ये कोई भी नहीं आने वाला। मिकाइल अब्दुल्ला भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है। तो फरीदुल्ला और हारून हामिद अब टॉप चढ़ के खेलेंगे। अब सवाल ये है कि डबल पिवट में कौन खेलेगा। डबल पिवट में ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी आलमगीर। आलमगीर को एक थोड़ा सा लाइसेंस देने के लिए एक डीएम डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए होगा। आलमगीर डबल पिवट में खेल सकता है, उसका इशू नहीं है, ही कैन प्ले इन अ डबल पिवट। और साथ में रईस नबी, तो ये आपकी मिडफील्ड होने वाली है बेसिकली, क्योंकि आदिल और एतजाज़ का बहुत मुश्किल है कि वो आएँ। आ जाते हैं इन दोनों में से एक भी आ जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 4-4-2 में इस तरह के प्लेयर्स को मुझे लग रहा है वो यूटिलाइज़ करने वाला है, मुझे ये लग रहा है। बाकी डिफेंस आपका पता है, कराची यूनाइटेड का मोहिबुल्ला आफरीदी राइट बैक होगा, सुफियान लेफ्ट बैक होगा, सेंटर बैक में ईसा और अब्दुल्ला इकबाल, और गोल कीपिंग में ऑब्वियसली अपना सलमानुल हक, सलमान काका वो होगा जो कि अंडर 23 में भी था। तो ये इसका फ़िलासफ़ी है। अगर तुमने इसकी फ़िलासफ़ी को समझना है, डेविड मॉयस की वेस्ट हैम को देखो, फिर शॉन डाइश को देखो, एवर्टन का वो मैनेजर है, प्रीमियर लीग के अंदर एवर्टन के मैचेस देखो। टोनी प्यूलिस इस तरह की मैनेजमेंट करता था। सैम एलरडाइस जो कि इंग्लैंड का मैनेजर एक गेम के लिए बना था, लेकिन सैम एलरडाइस ने बहुत सी टीमों को रेलीगेशन से बचाया था। टोनी प्यूलिस ने बहुत सी टीमों को प्रीमियर लीग में रेलीगेशन से बचाया था। तो जब भी कोई मुश्किल हालात आते हैं ना, जहाँ पे आप बिल्कुल बड़े हुए होते हो और आपको जीत हर सूरत चाहिए, वहाँ पे लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेलना ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट निकालना है। नोबडी गिव्स अ शिट कि तुम कितनी ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल रहे हो, वो लॉन्ग टर्म की सोच है। अभी शॉर्ट टर्म सोच क्या है तुम्हारी, तुमने कैम्बोडिया से जीतना है तो तुमने भड़वागिरी वाली फुटबॉल खेलनी है, हराम बॉल फुटबॉल खेलनी है। और हराम बॉल का चैंपियन कौन? स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन। इसलिए पाकिस्तान की आइडेंटिटी लॉन्ग बॉल फुटबॉल है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी कंदी फुटबॉल है, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल प्लेयर्स नहीं हैं, वो खेल ही नहीं सकते किसी भी और किस्म की फ़िलासफ़ी। ठीक है, फॉर द भड़वागिरी फुटबॉल स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन इज़ इम्पॉर्टेंट एब्सोल्युटली। डिएगो सिमियोने वाली डिफेंडिंग करना ये जानता है। मैं इसको मोरिनियो से कंपेयर नहीं करूँगा। डिएगो सिमियोने की जो डिफेंडिंग का जो मास्टर क्लास है ना, एटलेटिको मैड्रिड का मैनेजर है, एटलेटिको मैड्रिड के मैचेस देखो अगर नहीं देखे हुए। इसलिए कहता हूँ यूरोपियन फुटबॉल देखा करो, पाकिस्तानियों अगर नहीं देखते देखा करो। तो उस तरह ये डिफेंडिंग करता है 4-4-2 में, जिधर 2 बैंक्स ऑफ 4 होते हैं, डिफेंस की 4 बंदों की लाइन और मिडफील्ड की 4 बंदों की लाइन। तो इस तरह ये करेगा डिफेंडिंग, समझ आ रही है? तो ये है स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मेरी गुजारिश ये है पीएफएफ से कि शहजाद अनवर को टेक्निकल कमेटी का या आप हेड बना दें या आप असिस्टेंट कोच बना दें, क्योंकि वो सारे लोकल प्लेयर्स को जानता है, वो सारे डायस्पोरा प्लेयर्स को जानता है, और शादाब इफ्तिखार को लेके आया जाए बैक रूम स्टाफ में। इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला, वरना ही नीड्स सपोर्ट। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन नीड्स सपोर्ट। अब मैं आता हूँ लिवरपूल पे। पहले तो सबसे पहले जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच में वो जो एक फ्री किक दी गई थी, वो जो फ्री किक थी सेकंड वाली, जो दूसरी बार फ्री किक दी गई थी, वो बिल्कुल बेबुनियाद फ्री किक थी। ठीक है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। दैट वाज शिट रेफरिंग इन द सेकंड गोल। ठीक है, कल का जो मैच हुआ है फाइनल का, वो शिट रेफरिंग थी, उसमें कभी भी सेकंड बार फ्री किक नहीं देनी चाहिए थी। इट शुड हैव नेवर बीन 3-0। लेकिन अब मैं लिवरपूल पे आता हूँ और उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि रेफरिंग डिसीजंस हमें ले डूबे हैं। मैं वो बंदा हूँ जो कि पाकिस्तान विमेंस टीम के मैचेस देखता है, और उसमें जो विमेंस जो रेफरी जो होती है ना, वो जिस किस्म की डिसीजन दे रही होती है, आपका सर पकड़ के आपका बैठने का दिल करता है। आपका दिल करता है कि आप अपने कानों को हाथ लगाओ। आपका दिल करता है ये कहने को कि भाई ये क्या देख लिया मैंने, शुक्र है कि मैं अंधा हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है,
अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो मैंने उस तरह की भी रेफरिंग देखी हुई है, ठीक है। एंड दिस रेफरिंग वाज राइट अप देयर। ये जो लिवरपूल और स्पर्स का मैच हुआ है कल, चलो कर्टिस जोन्स का रेड कार्ड है, मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कर्टिस जोन्स का रेड कार्ड है, ओके डन। स्लो मोशन में वो और भी बुरा लगता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, आई कंसीड इट। व्हाट अबाउट द फर्स्ट येलो कार्ड ऑफ डिएगो जोटा? ओडोगी अपने ही टांगों के अंदर उसकी टांगें घिचमिच हो जाती हैं, वो ट्रिप कर जाता है, आप उठ के येलो कार्ड देते हो डिएगो जोटा को, जबकि उसने कांटेक्ट तक नहीं किया ओडोगी को। ये कहाँ का इंसाफ है? फर्स्ट येलो कार्ड किधर से बनता था डिएगो जोटा का? 2 येलो कार्ड मिले ना उसे, तभी रेड मिला उसको। फर्स्ट कहाँ से बनता था? अंधा भी देख सकता है कि वो कहीं से फाउल नहीं है। एक अंधा भी, काना राजा भी देख सकता है कि वो कहीं से फाउल नहीं है। वीएआर जो इंग्लिश वीएआर है, पता नहीं उसके अंदर कौन से इन्होंने पागल लोग बिठाए हुए हैं कि अपने इमोशंस के ऊपर वो फैसले लेते हैं और वो गजनी की तरह वो भूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आती, उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है कि भाई हमने वीएआर को भी चलाना है और हमने देखना था कि हाँ ऑफ साइड भी होता है, कुछ ऑफ साइड भी चेक करना होता है, लाइंस भी ड्रॉ करनी होती हैं। 6-7 मिनट तक आप लाइंस ड्रॉ करते हैं। जब हमारे खिलाफ कोई प्लेयर गोल मार देता है ना लिवरपूल के खिलाफ, आप 6-7 बार लाइंस ड्रॉ करते हैं। 3-3 मिनट तक आप देखते हैं कि भाई ऑफ साइड है कि ऑफ साइड नहीं है। हमारी दफ़ा यू डिडेंट इवन चेक। या तो आप ये करें कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला वीएआर अब ले आएँ, क्योंकि अब तो दुनिया बहुत तरक्की कर गई है ना, अब तो एआई है हर जगह पे, तो वीएआर में भी एआई ले आओ। इमोशंस से भरे हुए जो ह्यूमंस है ना, उनका वीएआर रूम में कोई काम नहीं है, उनको ना होना चाहिए। ये होना चाहिए आगे फ्यूचर का प्लान फुटबॉल के अंदर कि एआई वीएआर हो, क्योंकि यहाँ तो लोग ही बोल जाते हैं भाई वीएआर को ऑन भी करना है। हम तो टेक्निकल ग्लिच आ गया था, कुछ हो गया था, अजीब ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ है यार। हम जो पॉइंट डिजर्व करते थे, इतनी शदीद किस्म की लिवरपूल ने फाइट की है कल। आई वॉज वेरी प्राउड, कल आई वॉज वेरी प्राउड टू बी अ लिवरपूल फ़ैन। फ़ख्र था मुझे कि मैं एक लिवरपूल फ़ैन हूँ 2009 से। लेकिन दुख इस बात का था कि यार रेफरिंग, इतनी गंदी रेफरिंग, मतलब कल तो आपने हद ही कर दी है। लुइस डियाज का ऑफ साइड कभी भी नहीं था। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये गैरी नेवल भी कह रहा है, ये स्काई स्पोर्ट्स भी कह रहा है, ये बीएन स्पोर्ट्स भी कह रहा है, ये हर एक बंदा, एलन शेरर भी कह रहा है बी स्पोर्ट्स के अंदर कि दैट वाज नॉट एन ऑफ साइड। फिर आप लोग कहते हैं जी रेफरिंग पे क्यों रोते हो? ये सिर्फ लिवरपूल के साथ नहीं हो रहा, ये इस मैच वीक में सबके साथ हुआ है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी ज्यादती हुई है, खैर वुल्व्स के साथ भी ज्यादती हुई थी। वुल्व्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच में उनको पॉइंट मिलेगा। आप चेक कर भी लें, आप सॉरी बोल भी दें रेफरिंग वालों, तुम सॉरी बोल भी दो तो हमें पॉइंट मिल जाएगा, वुल्व्स को पॉइंट मिल जाएगा यूनाइटेड वाला। तो बंद करो यार, खुदा का वास्ता है, इस बकचोदी को बंद करो, इतनी घटिया रेफरिंग करना। मुझे पता है ला लीगा में इससे भी घटिया रेफरिंग होती है, मुझे अच्छी तरह पता है, बट यार इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम घटिया रेफरिंग को पॉइंट आउट ना करें प्रीमियर लीग के अंदर। कल लिवरपूल रेफरिंग की वजह से आ रही है, 9 बंदों के साथ हम खेल रहे हैं, आखिरी मिनट तक हम फाइट करें और उसके बाद जोएल मैटिप ने ऑन गोल किया है। वी शोड हार्ट, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, इसीलिए तकलीफ हो रही है कि इतनी हमने फाइट की। वी डिजर्व द पॉइंट आउट ऑफ दिस गेम, बट एक 12th मैन था रेफरी, उसको गालियां देने का मेरा दिल कर रहा है, उसने हमें हरवा दिया वो मैच। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन नज़र आई है इस वीडियो में, गुस्सा नज़र आया, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है, क्योंकि कल कोई आसान दिन नहीं था मेरे लिए। तो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।